हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लास पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका अनसॉल्व पेपर 2020। कौन चल रहा था? अनसॉल्व पेपर सन 2020। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, यानी कि यदि आपने अनसॉल्व पेपर की जो क्लास है उनको अच्छी तरह से मेंटेन कर लिया या अच्छी तरह से उनको समझ लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो भी क्वेश्चन होता है, यानी देखा जाए तो यदि आपने 2020 और 2019 और 2018 इन सन के पेपरों को सॉल्व कर लिया तो मान लीजिए आपकी पूरी बुक रिवाइज हो चुकी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आज हम इसका तीसरा पार्ट प्रोवाइड करेंगे। यानी कि इस समय चल रहा है आपका सेट नंबर 7, यानी कि जो लास्ट सेट बचा है इसका, यानी सन 2020 जो है आपकी 2020, उसका ये लास्ट बचा हुआ है सेट। इसके बाद आपका ये 7 जो है आपका सेट जो है वो समाप्त हो जाएगा, यानी कहा जाए तो 2020 का जो सेट है वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इसमें आपका हम सेंट्रल आइडिया को डिस्कस करेंगे और फिगर्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। यानी कहा जाए तो 7 नंबर का आपका सेंट्रल आइडिया आता है और 4 मार्क्स का आपका फिगर्स ऑफ स्पीच आता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी वीडियो होगी, यानी कम से कम आपको 11 नंबर प्राप्त हो जाएंगे यदि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखते हो। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि अनअकैडमी में एक बहुत ही अच्छा फीचर ऐड हुआ है जिसका नाम है आस्क का डाउट। इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप स्टूडेंट प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके बच्चों इसे आप ओपन करोगे। ओपन करने के बाद बच्चों आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप क्लास 10th में हो, 12th में हो, वो कैटेगरी स्टूडेंट सेलेक्ट गोल में आप जाकर सेलेक्ट कर लेना कि आप किस क्लास में हो। ठीक है ना, आप अगर 10th में हो तो 10 सेलेक्ट करोगे। तो मैंने यहाँ पर ITJ सेलेक्ट कर रखी है, तो मैं यहाँ पर इस कैटेगरी को चेंज कर सकता हूँ। मैं जो 3 डॉट्स हैं इस पर क्लिक करूँगा बच्चों। ठीक है, जैसे मैं इस 3 डॉट्स पर क्लिक करूँगा बच्चों तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाता है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अब जैसे क्लास 10th है, CBSE क्लास 10th, तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा फीचर है और आप इसका बेनिफिट उठाना जरूर। ठीक है बच्चों, तो देखो इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, आपका अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है आस्क का डाउट। ठीक है, आप इस आस्क का डाउट, ये दिखाई दे रहा है ना, इस आस्क का डाउट पर बच्चों आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। जैसे ही बच्चों आप आस्क का डाउट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये शो होने लगेगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन जो पूछना चाहते हो स्टूडेंट, आपने अगर उसकी पिक्चर ले रखी है बच्चों तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप यहाँ पर टेक अ पिक्चर कर सकते हो। तो मैंने गैलरी में ले रखी है इमेज, तो मैं यहाँ चूज फ्रॉम गैलरी करूँगा। ठीक है बच्चों, सारी चीज़ें समझ लो कैसे आप क्वेश्चन को पूछ सकते हो अनअकैडमी पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक चीज़ बच्चों याद रखना, जब भी आप एनरोल करो यहाँ पर, ठीक है ना, तो आपको तो यहाँ पर जब भी आप कोई भी यहाँ पर क्लास देखोगे या फिर आप यहाँ पर आस्क का डाउट पूछोगे तो आपसे कोड मांगेगा। उस कोड में बच्चों आप सभी को क्या डालना जानते हो, स्मार्ट स्टडी। क्या डालना है बच्चों, स्मार्ट स्टडी। तभी बच्चों आप कोई भी क्वेश्चन पूछ पाओगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे। इस समझ लीजिए प्रोसेस क्या है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन को यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, सबमिट हमारा क्वेश्चन हो चुका है और मैंने यहाँ पर लिखा आ रहा है आई नीड हेल्प विद दिस क्वेश्चन। तो ये किसका क्वेश्चन है, साइंस का या फिर मैथमेटिक्स का? तो बच्चों मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इट्स फ्रॉम मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है बच्चों और यहाँ पर देखो ये सॉल्यूशन भी आ चुका है। तो इस तरीके से बच्चों आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर सेकंडों और मिनटों में पा सकते हो यार, तुरंत ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था हमारा अनसॉल्व पेपर सन 2020-21। यानी कि वैसे तो रियल में आपका ये सन 2020, लेकिन जब ऐसे 2020 होता है तो 21 उसके साथ गिना जाता है। ठीक है ना, इसी तरह से यदि आप एग्जाम दोगे 21 में तो 21-22 कहा जाएगा उस सेशन को। ठीक है, अगली साल उसमें जोड़ के लिया जाता है। तो इस समय चल रहा है आपका सेट नंबर 7 और इसका क्रमांक है आपका यानी 316 ठीक है ना। तो इनके ये क्रमांक होते हैं और जब आप एग्ज़ाम दोगे तो ये क्रमांक आपको उस जो आपकी कॉपी होगी उसमें आपको लिखना होगा। ठीक है, इस तरह से ये बात मैंने आपको डिस्कस कर दी है। वैसे आपने हाई स्कूल स्तर पर ऐसा किया होगा, यानी कि जो पेपर का क्रमांक होता है उसको हमें उस कॉपी में इंडिकेट करना होता है। और ये तो आप जानते होंगे कि कॉपी में नाम नहीं लिखा जाता है, केवल आपका रोल नंबर ही लिखा जाता है। ठीक है ना, डेट और डे ये सब उसमें लिखा जाता है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे आपका सेंट्रल आइडिया का टॉपिक। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और एग्जाम में आपका 7 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 7 नंबर का।
हमने आपको इसकी बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक बताई है कैसे आप कर सकते हैं। और हमने देखो इम्पोर्टेंट जो आपको बताया था कि इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन कौन से हैं और इम्पोर्टेंट जो आपके सेंट्रल आइडिया वो कौन से हैं, तो हमने आपको बहुत अच्छा उसका एक टॉपिक बताया था और अब हम उसको बहुत ही बारी बारी से आपको बताएंगे जितने भी इम्पोर्टेंट वो होंगे, ठीक है ना। उसकी सीरीज हम आपको करा चुके हैं। तो इसमें आपका ये 7वां क्वेश्चन होता है गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन पोएम, यानी कहें तो आपको एग्जाम में 3 पोएम के नाम दिए होंगे, कितने, यानी 3 पोएम के नाम दिए होंगे। उसमें से आपको किसी एक पोएम का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। तो मैंने जो आपका सिलेबस था वो 2 पार्ट में बांटा, आपको पता होगा। यानी कि शुरुआत की जो पोएम है यदि आपने उनको अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो आपको एक उसमें से मिल जाएगा, ठीक है। यदि आप पीछे से शुरू करते हैं, मान लीजिए यानी कि आप 7 से शुरू करोगे तो 7, 8 और आपका जो 6 है, इस तरह से वो तीनों को तैयार कर लोगे तो उसमें से आपको एक मिल जाएगा। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो देखो इसमें आपका स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवे इवनिंग, इस पोएम को आपके एग्जाम से हटा दिया गया है कोविड-19 के कारण, ठीक है, ये तो पता होगा आपको। अब सेकंड है आपका फ्रॉम द पासिंग ऑफ ऑर्थर, क्या है, फ्रॉम द पासिंग ऑफ ऑर्थर, ये आपके सिलेबस में है, ठीक है, बट हमने इसको ज़्यादा बड़ी तरह नहीं दी है क्योंकि ज़्यादातर इसका आपका एक्सप्लेनेशन आता है। क्या आता है, एक्सप्लेनेशन। लेकिन कोई बात नहीं, मान लो आ भी जाता है तो बट आपको एक करना है, क्या करना है, एक। तो आपने माई हेवन का बहुत ही अच्छी तरह से कर लिया होगा और इसके आपके जो पोइट हैं वो हैं आपके अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, बहुत ही अच्छी पोएम है ये भी। और यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके इसको देख लेना, हमने इसकी हिंदी जो है बहुत ही अनुवाद अच्छे से समझाया है और उसमें इसका एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस किया है और इसका सेंट्रल आइडिया भी हमने उसमें डिस्कस किया है, तो आप उससे देख सकते हैं और आपने देखा भी होगा, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे इसका माई हेवन, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको रचा है। माई हेवन बहुत ही अच्छी पोएम है, यानी कि मेरा स्वर्ग, क्या है, मेरा स्वर्ग। तो मेरा स्वर्ग से मतलब क्या है, देश से संबंधित है इसमें, यानी कि स्वर्ग का मतलब देश से। सपोज देन क्या होता है कि हम थिंक करते हैं कि स्वर्ग क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि अच्छी तरह से रहना, पढ़ना, लिखना, सभी सुविधाएं जब उपलब्ध होती हैं तो वो स्वर्ग के माफिक होता है। स्वर्ग कोई अलग कोई जगह नहीं है, यही स्वर्ग है, यही नरक है। सपोज हम कह सकते हैं कि यदि हम कष्ट में हैं, हम परेशानी में हैं, दुख में हैं, तो वो नरक हो गया। यदि हम सुख में हैं, अच्छी तरह से हर चीज़ हमको अवेलेबल हो रही है, कोई खाने की चीज़ हो, कोई पहनने की चीज़, हर चीज़ टाइम से मिल रही है, काम भी लेस देन बहुत ना के बराबर करना पड़ रहा है, तो वो उसे स्वर्ग ही कहेंगे। जीवन में कोई बॉधेशन नहीं है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या है, ये सब स्वर्ग है। और जीवन में बहुत सारी परेशानी, टेंशन है, ये करना, वो करना, ये लाना, वो लाना, इसे देखना, उसे, तो ये क्या होता है, ये नर्क होता है। तो सब कुछ यही होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो हमने बताया था हम किसको डिस्कस करेंगे, माई हेवन को डिस्कस करेंगे। बाकी आप इसको चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्योंकि यदि हम दोनों को एक साथ डिस्कस करते तो ऐसा इम्पॉसिबल था, क्योंकि बोर्ड पर हम अगला क्वेश्चन भी तो करना था, ठीक है, और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो देखो अगर देखा जाए तो इस अनसॉल्व्ड पेपर के माध्यम से आपका प्रत्येक आपका जो भी आपकी पोएम थी उस प्रत्येक पोएम का सेंट्रल आइडिया रिवाइज हो चुका है मेरे हिसाब से, ठीक है। और अभी तो केवल हमने 2020 को ही किया है, फिर 19 को करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। यदि आप इन वीडियोस को ही ध्यान से देखोगे तो भी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं माई हेवन यानी मेरा स्वर्ग, और पोइट है इसके रविंद्रनाथ टैगोर, बहुत ही अच्छे पोइट हैं और ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पोइट भी हैं और राइटर भी हैं, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। हमने इन पर एक ऐसे भी लिखवा है, आपने याद कर लिया होगा। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम यानी कविता का जो सार, क्या बोलते हैं इसको, कविता का सार। सार क्या है, सार मतलब जो कविता है पूरी उसको अच्छी तरह से प्रस्तुत करना, ठीक है। तो देखिए शुरू करते हैं। इन दिस पोएम यानी कि इस कविता में, कौन सी कविता में, माई हेवन, यानी माई हेवन जो कविता है उसमें क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर जो पोइट हैं, मेक्स एन अपील, क्या करते हैं, एक अपील करते हैं, एक आवाज उठाते हैं, टू गॉड, किसके प्रति, भगवान के प्रति, टू मेक हिज कंट्री ग्रेट इन ऑल फील्ड, यानी कि वो एक अपील करते हैं, एक प्रार्थना करते हैं, कह सकते हैं, किसके लिए, मेक हिज कंट्री, अपने देश को बनाने के लिए, ग्रेट माने महान बनाने के लिए, इन ऑल फील्ड यानी प्रत्येक क्षेत्र में। यानी कि जो कवि रविंद्रनाथ टैगोर हैं
वो अपने देश को महान बनाने के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान से अपील करते हैं, मांग करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए एंड ही प्रेजेंट, और एंड में क्या होता है, और ही प्रेजेंट माने वह प्रस्तुत करते हैं एन आइडियल पिक्चर, एक आदर्श तस्वीर। क्या करते हैं, वह एक आदर्श तस्वीर प्रस्तुत करते हैं ऑफ फ्री इंडिया, किसकी, स्वतंत्र भारत की। यानी वह एक स्वतंत्र भारत की तस्वीर को प्रस्तुत करते हैं। कहां पर करते हैं, अब बिफोर अस, कहां करते हैं, बिफोर अस, यानी कि हमारे सामने। यानी कह सकते हैं कि जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर जो कवि हैं वो हमारे सामने स्वतंत्र भारत की एक तस्वीर को प्रस्तुत करते हैं। एंड द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के जो लोग हैं, द पीपुल ऑफ इंडिया क्या होते हैं, भारत के जो लोग हैं, ऑफ हिज कंट्री शुड बी फ्री एंड फियरलेस। यानी कि एंड द पीपुल ऑफ इंडिया, जो भारत के लोग हैं, ऑफ द कंट्री यानी भारत के जो लोग हैं, क्या होना चाहिए उनको, शुड बी फ्री, कैसा होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, एंड फियरलेस, और कैसा होना चाहिए, निर्भीक या निडर होना चाहिए। यानी भारत के जो लोग हैं उन्हें स्वतंत्र तथा क्या होना चाहिए, निर्भीक या निडर कह सकते हैं। आगे देखिए, दे शुड लिव विद डिग्निटी, यानी कि दे माने वे या उन्हें, शुड लिव माने रहना चाहिए, विद डिग्निटी माने वैभव के साथ, यानी उन्हें वैभव या अच्छाई के साथ रहना चाहिए। दे शुड गेट फ्री नॉलेज, नॉलेज में क्या होता है, ज्ञान, यानी कि उन्हें स्वतंत्र ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यानी देश के लोगों को ये सुविधाएं मिलनी चाहिए। कवि का भाव है, दे शुड नॉट बी डिवाइड ड्यू टू कास्ट, यानी कि उन्हें नहीं बटा होना चाहिए, डिवाइड मीन्स बटा होना चाहिए, ड्यू टू मीन्स कारण, किसके कारण, कास्ट मीन्स जाति, क्रीड माने मजहब जो होता है, मजहब, एंड लैंग्वेज, तो उनको भाषा, मजहब और जाति के हिसाब पर नहीं बटा हुआ होना चाहिए। दे शुड बी ट्रुथफुल, यानी कि उनको कैसा होना चाहिए, उनको सत्यवादी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, दे शुड बी ट्रुथफुल, यानी कि उनको सत्यवादी होना चाहिए। दे शुड गेट कंप्लीटनेस, यानी उन्हें पूर्णता को प्राप्त करना चाहिए। क्या करना चाहिए उनको, कंप्लीट यानी पूर्णता को प्राप्त करना चाहिए। दे शुड नॉट बी स्लेव, यानी कि उनको दास नहीं होना चाहिए, नौकर नहीं होना चाहिए, ऑफ द ओल्ड हैबिट्स, पुरानी जो रीति रिवाज हैं, व्यक्ति को उनका गुलाम नहीं होना चाहिए, उनका दास नहीं होना चाहिए। जैसे पुरानी रीति रिवाज है आपकी, सती प्रथा है, जौहर प्रथा है, और बहुत सारी जो हमारी कुरीतियाँ चल रही हैं, आप समझते होंगे, जैसे कि जो पत्थर पूजा है, ये भी एक प्रकार का क्या है, ये भी एक प्रकार का मेरे हिसाब से पाखंड है, बट कुछ लोग ज़्यादा ही इसमें बिलीव करते हैं। ठीक है, एंड दे शुड प्रोग्रेस, और उसे उन्नति करनी चाहिए इन थॉट्स, किसमें, विचारों में, एंड एक्शंस और कार्यों में, यानी कि उन्हें विचारों और कार्यों में उन्नति करनी चाहिए। सो मीन्स इसलिए, द पोएट प्रेज टू गॉड, इसीलिए कवि जो है भगवान से प्रार्थना करता है। तो ये था हमारा सेंट्रल आइडिया जिसको हमने अभी आपको बताया। आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से याद करना है। हो सकता है कि सन 2021 में आपको आसानी से ये देखने को मिल जाए और आप इसे बहुत ही अच्छी तरह से लिख दें। ठीक है, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, जो हम बता रहे हैं आपको वो अच्छी तरह से याद करना है, एग्जाम आपका अच्छा ही होगा। अगला देखिए, जो अगला क्वेश्चन है आपका 8वां क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द डेफिनेशन, राइट मीन्स लिखिए, द डेफिनेशन मीन्स परिभाषा ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित में से किसी एक की परिभाषा लिखिए, किसकी, फिगर्स ऑफ स्पीच, यानी कि जो अलंकार है, अलंकार दिए हुए उनमें से किसी को आपको एक ही परिभाषा लिखनी है, एंड 2 एग्जाम्पल, और 2 उदाहरण लिखने हैं। ठीक है, तो देखो ये ऐसा क्वेश्चन है, इस पर दिमाग पे आपको ज़्यादा जोर नहीं डालना है, यानी ये क्वेश्चन ऐसा है और एग्जाम में आपका ये 4 मार्क्स का आता है। कितने का आता है, यानी 4 मार्क्स का आता है, और ये आपका जो है 7 मार्क्स का आता है। तो कहा जाए तो आज की वीडियो से आपको केवल कम से कम आपको 10-11 नंबर प्राप्त होंगे, इसलिए बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझना टॉपिक को, और मेरे हिसाब से 2 बार तुम वीडियो को देख लोगे, आपको बहुत ही आसानी से सब कुछ इसमें याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एग्जाम में आपको 3 फिगर्स ऑफ स्पीच दिए होते हैं। कितने दिए होते हैं, 3, और आपको कितने करने हैं, 1 करने हैं, और 1 के 2 एग्जाम्पल देने हैं। तो ज़्यादा क्वेश्चन आपका कठिन नहीं है, यदि आपने बहुत ही अच्छी तरह से
कंटिन्यूअसली यानी कि लगातार। यदि आपने लगातार 4 डेफिनेशन को याद कर लिया और उनके 2 एग्जाम्पल याद कर लिए, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आपको एक फिगर्स ऑफ स्पीच एग्जाम में आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको डेफिनेशन याद करनी है और इसमें आपको 2 इसके एग्जाम्पल याद करने हैं। बट हमने आपको बताया था कि आपको 3 एग्जाम्पल कम से कम याद करने हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि एक एग्जाम्पल व्यक्ति भूल भी जाता है। तो क्या होता है कि जब भूल जाता है तो उसे छोड़ना पड़ता है, और यदि आप एक एग्जाम्पल भूल गए तो मान लीजिए आपका 1 नंबर लेस हो गया। ठीक है ना, तो बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझना है और स्पेलिंग पर विशेषकर ध्यान देना है, और एग्जाम्पल कम से कम आपको 3 याद करने हैं। ठीक है, तो देखो कौन कौन से दिए देख लेते हैं। ओनोमोटोपोइया यानी कि ध्वनि सूचक अलंकार, कौन सा दिया हुआ है, ओनोमोटोपोइया। टोटल कितने होते हैं, टोटल आपके ये 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7, और 7 में से आप 4 याद कर लीजिए। मैं गारंटी देता हूं आपको 100% मिल जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है ना, तो कम से कम आपको कितने, आपको 4 करने पड़ेंगे, और 4 करने पर और प्रत्येक के आपको कम से कम 3 एग्जाम्पल आपको याद करने होंगे। यदि आप ऐसा करते हो तो बहुत ही आसानी से ये 4 मार्क्स आपके हैंड में होंगे। ठीक है ना, तो देख लेते हैं। फर्स्ट पर है ओनोमोटोपोइया, जिसे ध्वनि सूचक अलंकार कहा जाता है। सेकंड पर है ऑक्सीमोरन, जिसे विरोधाभास कहा जाता है, और थर्ड पर है एपोस्ट्रोफी, जिसे संबोधन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर स्पेस की थोड़ी कमी है, इसीलिए हम केवल 2 को ही डिस्कस करेंगे। किसको करेंगे, केवल 2 को डिस्कस करेंगे। और यदि आपको तीसरा भी देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके हमारी इसकी वीडियो को देख लेना, आपको वहां पर 7 के 7 मिल जाएंगे और एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है ना, यानी कि 7 के 7 एक साथ मिल जाएंगे। आप उसमें से कंटिन्यूसली आप उसमें से 4 याद कर लीजिए और उनके 3 एग्जाम्पल याद कर लीजिए, आपके 4 मार्क्स कहीं नहीं गए। ठीक है, यानी कि आप बहुत ही आसानी से 90+ के पार जा सकते हैं यदि आप हमारे हिसाब से तैयारी करोगे तो। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, सिर्फ याद करना है। और अब तो आप अपनी मेहनत को डबल कर दीजिए। रीज़न क्योंकि आपकी डेट शीट आ चुकी है, इसलिए जितना हो सके मेहनत दम लगा दो। क्योंकि आपके पास एक अच्छा मौका है इस ईयर, क्योंकि सिलेबस कम हो चुका है आपका और मार्क्स बढ़ गए हैं। इससे अच्छे मौका आपको लाइफ में फिर कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि फिर कभी कोरोना नहीं आने वाला है, सिलेबस आपका एज इट पूरा हो जाएगा नेक्स्ट ईयर से। ठीक है, इसलिए बढ़िया तरह से याद करें और बढ़िया ही नंबर लेके आए। तो देखिए हम इसमें ओनोमोटोपोइया और ऑक्सीमोरन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं डेफिनेशन मिस क्या होता है, परिभाषा। तो इन दिस फिगर ऑफ स्पीच यानी कि इस अलंकार में, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में द साउंड्स क्या होता है, आवाज। देखो शब्द से ही लग रहा है क्या है, ध्वनि। ध्वनि में से आवाज होती है, आप अच्छी तरह से जानते हो। तो क्या होता है, आवाज। सजेस्ट माने प्रस्तुत किया जाता है या दिखाया जाता है। ठीक है, तो इसमें आवाज को प्रस्तुत किया जाता है। द सेंस, जिसका भाव और मीनिंग माने अर्थ, यानी कि आवाज के बेस पर उसके भाव और उसके अर्थ को निश्चित किया जाता है या प्रस्तुत किया जाता है या दिखाया जाता है, कह सकते हैं आप। बट आपको एग्जाम में हिंदी नहीं लिखनी है, आपको इंग्लिश लिखनी है। बहुत ही अच्छी तरह से याद करोगे, प्रत्येक वर्ड की स्पेलिंग सही होनी चाहिए, तभी मार्क्स आपको पूरे के पूरे मिलेंगे। ठीक है, और खास करके एग्जाम्पल भी अच्छी तरह से याद करना। तो देखो हमने इसमें 3 एग्जाम्पल दिए हैं, बट आपको एग्जाम में केवल 2 ही एग्जाम्पल लिखने हैं। ऐसा नहीं कि हमने 3 लिखा दें तो आप भी 3 लिख देंगे, आपको 2 लिखने हैं। हमने 3 क्यों लिखाए हैं कि अक्सर क्या होता है, किसी कारणवश बच्चा पेपर करता है तो क्या क्या याद रखेगा, बहुत सारी दिक्कत होती है। तो माइंड में से एक आध जो आपका एग्जाम्पल होता है वो लेस हो जाता है, बड़ी दिक्कत हो जाती है। बच्चों के काफ़ी कमेंट आए थे कि सर वैसे तो पेपर बढ़िया हुआ, लेकिन हमारा जो एक फिगर्स ऑफ स्पीच का हम एग्जाम्पल भूल गए थे। तो इस वजह से हम इस ईयर हमने क्या किया है कि हमने एग्जाम्पल की मात्रा बढ़ा दी है, यानी 3 कर दी है। तो यदि आप एक भूल भी जाओगे तो 2 आपको आसानी से याद रहेंगे, जिनको आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। तो देखो फर्स्ट पर है द कैट्स म्यू। तो देखो इसमें म्यू आ गया। म्यू की आवाज़ म्यू कौन करता है, बिल्ली करती है, आपको पता होगा। बीज हम, बीज में से मधुमक्खियाँ हम्मा ने भिन बनाती हैं। तो कौन भिन बनाता है, मक्खियाँ बनाती हैं।
ग्रुंट ग्रुंट गोज द हॉग, हॉग में से होता है सुगर, क्या होता है, सुगर होता है, और वो क्या करता है, घुरुंट घुरुंट करता है, यानी उसकी आवाज होती है घुरुंट घुरुंट की, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिए हैं, 2 बार पढ़ लोगे आसानी से याद हो जाएंगे। अगला देख लेते हैं ऑक्सीमोरन, क्या है ऑक्सीमोरन, जिसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम विरोधाभास, क्या बोलते हैं, विरोधाभास। तो इसके अर्थ से ही लग रहा है क्या होता है, इसमें विरोध होता है, क्या होता है, विरोध। तो डेफिनेशन देख लेते हैं, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि इस अलंकार में क्या होता है, टू अपोजिट क्वालिटीज, यानी कि 2 भिन्न भिन्न गुणों को दिखाया जाता है, क्या होता है, 2 भिन्न भिन्न गुणों को दिखाया जाता है, आर एडेड, उनको जोड़ा जाता है, टू द सेम थिंग्स, यानी कि समान रूप में, यानी कि 2 भिन्न भिन्न गुणों को एक साथ जोड़ा जाता है, समान रूप में कह सकते हैं, ठीक है। बट आपको उसमें हिंदी नहीं लिखनी है, आपको इंग्लिश ही लिखनी है, इसलिए ज़्यादा इस पर आपको ये नहीं होना कि हमें हिंदी ही आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इंग्लिश की जो बढ़िया तरह से विद स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए। इसके भी देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमने 3 ही एग्जाम्पल दिए हैं जिनको आप आसानी से समझ सकते हैं। फर्स्ट पर है इट इज एन ओपन सीक्रेट, ओपन मीन्स खुला हुआ, सीक्रेट मीन्स रहस्य, यानी क्या है, यह खुला हुआ है, रहस्य में है। तो देखो दोनों अपोजिट वर्ड आ गए, खुला हुआ, रहस्य में, कह सकते हैं खुला हुआ या बंद कह सकते हैं, ठीक है। द लाइफ इज बिटर स्वीट, यानी कि जीवन कैसा है, बिटर मीन्स कड़वा होता है, स्वीट मीन्स मीठा होता है। तो देखो 2 विरोधी गुण आगे ना पास पास, यानी इसमें 2 विरोधी गुण होते हैं, वो कैसे होते हैं, पास पास आते हैं, एक साथ आते हैं। एंड हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ नहीं है, और उसके पास कुछ नहीं है। ही हैज ऑल, उसके पास सब कुछ है, उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास सब कुछ है। तो नथिंग माने कुछ नहीं, ऑल माने क्या होता है, सब कुछ। तो दोनों विरोधी चीज आ चुकी हैं, जब विरोधी चीज आएंगे तो कौन सा होता है, ऑक्सीमोरन होता है। तो बहुत ही आसानी से इसको आप समझ सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से देखा जाए तो 2020 के जितने भी हमने सेट आपको प्रोवाइड किए हैं, यदि सभी सेटों को अच्छी तरह से आप ध्यान में दें, उनको पढ़ें समझें, तो जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच हैं मेरे हिसाब से प्रत्येक आपका रिवाइज हो गया होगा बहुत ही आसानी से। तो मैं आपको बहुत ही अच्छी बात बताता हूँ कि मान लो अब तक आपने जो कुछ याद किया है बढ़िया बात है, लेकिन जिन्होंने अब तक नहीं याद किया है वो इन जो हमारी इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है उन सबको अच्छी तरह से याद कर लें, और जो हम अनसॉल्व्ड की आपको बता रहे हैं, वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं अनसॉल्व्ड पेपर की, उनको भी आप अच्छी तरह से कर लें। एग्जाम में अच्छा स्कोर होगा बहुत ही आसानी से, क्योंकि इसमें आपकी हर चीज़ आ जाती है। मान लीजिए स्टोरी भी आ जाती है, अनसीन पैसेज भी आ जाता है, ऐसे भी आ जाता है, A to Z कहा जाए तो पूरा सिलेबस इसमें आ जाता है। तो इन वीडियो को बड़े ध्यान से, बड़े अच्छी तरह से आपको समझना है, ताकि आप इनको समझ सकें और एग्जाम में आप इसको लिख सकें, ठीक है। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है, ताकि और विद्यार्थी इस चीज़ से फायदा उठा सके, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।